मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैन रोजगार क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रोफेसर निहाल अहमद एक बार फिर से इस भूगोल विषय के साथ आपके सामने में उपस्थित हूँ। और जैसा आप सबको पता है कि ये जो क्लासेस रन कर रही है यह बिहार दरोगा स्पेशल को लेकर हो रही है, यानी ये बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटेड ये क्लासेस हो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि यह जो दरोगा का एग्ज़ाम है उसमें ज्योग्राफी की एक ख़ास भूमिका होती है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहले ही थोड़ी सी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आप खामोशी के साथ इस क्लास को करते रहें और अपना रिजल्ट जो है 100% आप देंगे, ये जैन रोजगार क्लासेस का पूरा विश्वास है। तो आइए हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। और आज का हम लोग का जो विषय है भूगोल विषय के तहत हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी से संबंधित, यानी आवर सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ, ये डेडिकेटेड आज का क्लास है। और इस टॉपिक से, इस विषय से लगातार आपके एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 प्रश्न तक आ जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम है। कल मैंने आपको बातें बताई थी कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ, यानी 15 बिलियन ईयर्स अगो। हालांकि मैंने कल ये भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जिन्होंने एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, उनके मुताबिक जो है लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व हमारा ये सोलर सिस्टम बन के तैयार हुआ था। और इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हमारे ब्रह्मांड में महाविस्फोट के बाद हुई थी। अब चूंकि ये जो हमारा सोलर सिस्टम बना, तो जाहिर है कि ब्रह्मांड के महाविस्फोट के बाद बना, और उस ब्रह्मांड के महाविस्फोट के बाद इसका नाम जो हम लोग सोलर सिस्टम रखते हैं या रखा हुआ है, इसकी वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो चीफ मेंबर है, जो मुखिया है, जिसको हम लोग सूर्य कहते हैं, जिसको हम लोग सन कहते हैं, तो चूंकि यही हमारा यह मुखिया है जिसका नाम है सन। अब चूंकि इसी सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी इसके हेवेनली बॉडीज हैं वे सब के सब रिवॉल्विंग करते हैं, सब के सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो चूंकि हमारा ये सन और इसके चारों तरफ घूमने वाले जो भी सदस्य हैं ये इसके परिवार के सदस्य हैं। और चूंकि इस सूर्य को सौर भी कहते हैं, इसलिए इस परिवार को सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। इसे ही सोलर सिस्टम कहा जाता है। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे इस सोलर सिस्टम का जो चीफ मेंबर है, तो जाहिर है कि उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानकारियों का रखना निहायत ही जरूरी है। और हमारा जो सन है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा सन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ये जो सूर्य है यह इकलौता ऐसा हमारे इस सोलर सिस्टम का बॉडी है जो एक स्टार, यानी हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, तो यहां पर हमारा ये सन हो गया, और इसके जो भी सदस्य हैं आप देख सकते हैं कि इसके जो भी सदस्य हैं ये सब के सब जो है हमारे सूर्य के चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहां पर, यहां जैसे कि आप देखेंगे कि आपको मरकरी मिल जाएगी, यहां देखें कि वीनस मिल जाएगा, यहां देखें कि हमारी अर्थ मिल जाएगी, मार्स मिल जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और एट लास्ट यहां पर ये नेपच्यून भी मिल जाएगा। यानी कि ये जो भी
ग्रह हैं ये हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, यानी ग्रहों की कुल संख्या, कल मैंने बताया था क्लास में कि इनकी संख्या कुल 8। अब चूंकि इसमें मैंने कहा कि यह जो है इसका नाम सन है यानी सूर्य है, तो चूंकि हमारे सोलर सिस्टम में 3-4 चीजें ऐसी है जो बहुत ही खास है। जैसा कि मैंने इसमें कहा, एक आप देखेंगे कि इसमें एक स्टार है, जैसे इसमें स्टार है, इसमें आपको प्लैनेट्स भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको सैटेलाइट्स भी देखने को मिलेगी, सैटेलाइट्स भी दिखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें एस्ट्रॉयड्स भी मिलेंगे, मेटियोर्स भी मिलेंगे, कॉमेट्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारे ये जो मेंबर्स हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में ये शामिल है। अब रही बात कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम का ये जो मेंबर है, जिसमें एक जो है कि हमारा स्टार है जिसको हम लोग सन कहते हैं, तो आखिर स्टार कहते किसे, तारा कहते किसे हैं? तो तारा कहलाने के लिए जरूरी है कि वैसा हेवेनली बॉडी जिसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ हो। तो जाहिर है कि हमारा ये जो सन है इसकी भी उत्पत्ति, इसका भी निर्माण, इसका भी कंस्ट्रक्शन हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। और आज के डेट में इसमें जो हाइड्रोजन है वह आपको 71%, जबकि हीलियम है यह 27% के आसपास, यानी 26% समथिंग, यानी राउंड फिगर में यह हीलियम 27%। और इसके अलावा कई और भी एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, और जब हम इनको ऐड कर देंगे कुछ अन्य एलिमेंट्स को मिलाकर तो ये 100% हो जाएंगे। लेकिन माय डियर, जितने भी तारे हैं जिस समय उनकी उत्पत्ति होती है, जिस समय उनका निर्माण होता है, उस समय उसमें हीलियम की मौजूदगी नहीं होती है, उस समय केवल उसमें हाइड्रोजन होता है। यानी जिस समय हमारा सूर्य भी बना था उस समय हाइड्रोजन की मात्रा 71% नहीं थी, बल्कि उस समय हाइड्रोजन की मात्रा 100% हुआ करती थी। लेकिन ये आज के डेट में अब 71% हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन तारों के ऊर्जा का स्रोत, यानी जितने भी तारे हैं उन तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटियम की बातें करते हैं, ड्यूटेरियम की बातें करते हैं, ट्रिटियम की बातें करते हैं। तो चूंकि ये हाइड्रोजन से बना हुआ है और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं जिसमें मैं बातें कर रहा हूं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के दौरान नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती, और जब नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं तो एक भयंकर विस्फोट होता। उस विस्फोट के दौरान हीलियम की उत्पत्ति होती है। जो आप हीलियम यहां पर देख रहे हैं 27%, ये उसी विस्फोट के बाद यह बाई प्रोडक्ट के रूप में यह हीलियम सामने आया, और कुछ न्यूट्रॉन्स स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। उसी दौरान भयंकर अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होती है, और उसी एनर्जी के कारण जो है ये हमारे यूनिवर्स में जो ऊर्जा का स्रोत है, यकीनन उसी प्रक्रियाओं से यह ऊर्जा निरंतर जो है अपनी दिशा में ये बढ़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हमारा जो सूर्य है इसमें 71% हाइड्रोजन है और यह लगभग 27% इसमें हीलियम है। अब रही बात कि हमारा ये जो सूर्य है, हमारे इस सोलर सिस्टम में जो इसका मास है, इसका जो द्रव्यमान है, वह द्रव्यमान आखिर कितना है? तो माय डियर, एक बात याद रखिएगा कि हमारे इस सन का जो द्रव्यमान है टोटल सोलर सिस्टम का 99.89%,
अब सोचिए जरा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें 8 ग्रह भी हैं, जिसमें सैटेलाइट्स भी हैं यानी मून्स भी हैं, जिसमें मेटियोर्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, अन्य भी इससे रिलेटेड हेवनली बॉडीज भी हैं, इतने बड़े सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है, जो चीफ मेंबर है, और टोटल सोलर सिस्टम का उसका जो मास है वह अकेले 99.89%, जबकि रेस्ट ऑफ 0.11% ये जो बच गया, इसी 0.11% में हमारे ग्रह भी शामिल है, या उपग्रह भी शामिल है, या अन्य आकाशीय पिंड भी इसमें शामिल है। तो सोचिए कि हमारा सूर्य कितना बड़ा। दूसरी बात कि हमारा ये जो सन है, तो इसके मैंने कहा कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, और जितने भी तारे हैं उन सभी तारों के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। और माय डियर, मैंने शुरू में बताया कि नाभिकीय संलयन की क्रियाएं वे होती है जब हाइड्रोजन के 2 छोटे नाभिक आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, उस दौरान विस्फोट होता है, और उस दौरान इस क्रिया के अंतर्गत अपार मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। वही प्रोसेस हमारा नाभिकीय संलयन का होता है, और इसी प्रोसेस पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, जो अक्सर आप सुनते हैं कि नॉर्थ कोरिया लगातार जो है कि वार्निंग किसी को देता है कि हाइड्रोजन बम मार देंगे। तो जाहिर है कि यहां पर यह हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि एटम बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपने सुना है, किताबों के पन्नों में आपने पढ़ा है कि 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था। उस एटम बम में उसने यूरेनियम का इस्तेमाल किया था। नाम उसका रखा था लिटिल बॉय, और वहां गिराने के बाद कई जनरेशन वहां की तबाह हो गई। जबकि 9 अगस्त 1945 को उसी अमेरिका ने उसी जापान के नागासाकी शहर पर एक और एटम बम गिराता है, जिसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता, और उसका नाम रखता फैट मैन। उससे भी भारी तबाही होती है। लेकिन यह जो एटम बम है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, और ये दोनों ऐसा प्रश्न है जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहां पर आपको यह बताया कि जितने भी तारे हैं उनके ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि हमारे जो सोलर सिस्टम में, हमारे जो सौर मंडल में, ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं, वे सब के सब सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का अपार स्रोत है। इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, और हम सब जानते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसके चारों तरफ घूमने वाले जो बॉडीज होते हैं वे ज्यादा होते हैं। मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो सन का जो द्रव्यमान है, मास है, न्यूटन साहब ने कहा था कि जिस आकाशीय पिंड का जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसकी आकर्षण शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस सोलर सिस्टम के टोटल द्रव्यमान का, टोटल मास का अकेले हमारे सूर्य में 99.89%। तो जाहिर सी बात है कि सोलर सिस्टम कि कुल मास का 99.89% अकेले सूर्य में है। और न्यूटन साहब ने क्या कहा, जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसमें उतनी ही ज्यादा आकर्षण होगी, और जिसमें जितना ज्यादा आकर्षण होगा उसके चारों तरफ घूमने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो पिंड होंगे, वे सबसे ज्यादा होंगे। आप आम जगत में भी देख सकते हैं, आजकल नेताओं की बातें हैं, जिस नेता का आकर्षण जितना ज्यादा होता है उसमें भीड़ भी ज्यादा होती है। देखिएगा कहीं पर किसी का सम्मेलन हो तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास आकर्षण है, अट्रैक्शन है। आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी के अट्रैक्शन में आ जाते हैं, कईयों लोग आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके चारों तरफ मूव करने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ जाती है। तो हमारे सूर्य में भी अट्रैक्शन बेपनाह है, और इसी बेपनाह की वजह से जितने भी हमारे ये प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी कॉमेट्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं, ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
ये सब के सब जो है ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। दूसरी बात कि हमारा जो सन है, अगर हम लोग बातें करें इसके इस कोर पॉइंट की, ये हमारा कोर है जो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में है, वहां का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां का इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके सरफेस का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके कोर का मैंने कहा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच। अब सोचिए कि सूर्य का यह जो तापमान है उसका आधा अरबवा हिस्सा ही हमारी पृथ्वी के धरातल तक आ पाता है। सोचिए कि उसका आधा अरबवा भाग ही हमारी पृथ्वी के धरातल तक आ पाता है, और उतना कम आने के बावजूद भी हमारे यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, आप सबको पता है कि हमारे पृथ्वी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वह लीबिया में एक जगह है जिसका नाम है अल अजीजिया। उस अल अजीजिया में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, यानी 58.8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी पर का सबसे ज्यादा तापमान है, जबकि आपको पता है कि इतना तापमान होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ भी है, जो कई एग्जाम्स में पूछा गया है, एनडीए से लेके आईएएस से लेके बीपीएससी से लेके आपका दरोगा से लेके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो माय डियर, जो पृथ्वी का औसत तापमान है वह है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर जाना है, इसको याद रख लेना है कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो हमारा सूर्य है, मैंने कहा कि इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, और यहां से जो सूर्य का विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, उस रेडिएशन को हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो उस सोलर रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर के, यानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर का। पायरोमीटर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सूर्य के रेडिएशन को, सौर विकिरण को मेजरमेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देन योर आंसर इज पायरोमीटर। जबकि हम सबको पता है कि हम लोग अपने शरीर के तापमान को मापने के लिए, साधारण तापमान को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमारा थर्मामीटर है जिसे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उसमें 2 पाठ्यांक होता है, उसमें 2 रीडिंग्स होता है, एक डिग्री सेल्सियस में होता है, एक फ़ारेनहाइट में होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा थर्मामीटर में रीडिंग्स है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल हो जाता, यानी वो कौन सा ऐसा रीडिंग है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग है वह इक्वल हो जाता है। तो वह है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर डिग्री और सेल्सियस का जो वैल्यू है वह इक्वल होता। जबकि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता। कभी कभी डिग्री सेल्सियस में पूछ देता तो 37 डिग्री सेल्सियस, कभी फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग इसका मेजरमेंट पायरोमीटर से करते हैं। अब चूंकि हमारा ये जो सन है, ये जो सूर्य है, तो सूर्य भी एक सदस्य है। किसका सदस्य है भाई? तो हमारी गैलेक्सी का सदस्य है। हमारा ये जो सूर्य है यह हमारी गैलेक्सी का सदस्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। उसका नाम है मिल्की वे, नाम है उसका। इसी मिल्की वे को हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। इसी को कहते हैं मंदाकिनी।
इसी को कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा यानी इसी का जो है ये हमारा सूर्य एक सदस्य है। इसी को एक और नाम देते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला इसको कहते हैं माय डियर, इतने नामों से। और इसका ये सदस्य है, हमारी इसी मिल्की वे का सदस्य हमारा सूर्य है। एक बात और कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी मिल्की वेज हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, उनमें 80% यानी 80% जो गैलेक्सी हैं उनका जो शेप होता है वह स्पाइरल होता, वह स्पाइरल शेप होता, सर्पिलाकार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आकाश गंगा या 80% गैलेक्सीज का आकार कैसा होता है, देन योर आंसर इज स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। और उसी आकाश गंगा का हमारा एक सदस्य सूर्य भी है। अब रही बात कि हमारी जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का भी हमारा सन क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी इस संसार में जितने भी बॉडीज हैं, भले ही आपको स्टेबल पोजीशन में वो दिख रहे हों, लेकिन उनमें हरकतें हैं। उनमें अगर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो लगातार जो है कि उनमें मूवमेंट होता है। ये अलग बात है कि आपको भले ही वो स्टैटिक मोशन में दिखे, लेकिन उनमें इस तरह की हरकतें होती है। हमारा सन जो है वह भी हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है, वह भी जो है कि अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सपोज दिस इज द आवर गैलेक्सी, यह हमारी गैलेक्सी है, और इसी का हमारा मेंबर कौन सा है, हमारा मेंबर जो है ये सूर्य है, ये हमारा सन है। और सन इस गैलेक्सी के, हमारे ये क्या है, ये गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के चारों तरफ ये रिवॉल्विंग करता। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। इसका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब होता है कि घड़ी के सुई के अनुकूल दिशा में। चूंकि घड़ी तो हमारी ऐसे ही चलती है, हमारी घड़ियां तो ऐसे ही चलती है, और घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा की जब बातें आती है, इसका मतलब होता है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारा जो सन है, यह सन गैलेक्सी के जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वह किस डायरेक्शन में करता है, क्लॉकवाइज करता है कि एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो देन योर आंसर इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। और यह जो चारों तरफ घूमता है, यह कितने दिनों में घूमता है, तो यह लगभग 25 करोड़ वर्षों में इस गैलेक्सी के चारों तरफ परिक्रमा करता। सोचिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 25 करोड़ वर्ष में रिवॉल्विंग अराउंड द आवर गैलेक्सी। जबकि ये हमारा जो सूर्य है, यह रोटेशन भी करता। रोटेशन का मतलब ये होता है कि वह हेवनली बॉडी जो अपने एक्सिस पर घूम जाती हो, एक चक्कर लगा देती हो, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो यह रोटेशन भी करता है, और यह 25 डेज में, यह 25 दिनों में सूर्य भी एक घूर्णन पूरा करता है, एक रोटेशन पूरा करता। तो इस तरह से ये स्थितियां होती है, यानी सूर्य भी स्टेबल नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी गैलेक्सी के परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो जाहिर सी बात है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई गैलेक्सी की परिक्रमा हमारी पृथ्वी थोड़ी ही करती है, बल्कि वो तो हमारा सूर्य कर रहा है। लेकिन माय डियर, हमारी पृथ्वी भी इस गैलेक्सी की परिक्रमा करती है, क्योंकि यहां तो ये हमारा क्या है, यहां हमारा ये तो सोलर सिस्टम है। ये देखिए, ये सूर्य के चारों तरफ घूमता हुआ उसका परिवार है। सपोज मान लीजिए कि मैं अगर सूर्य हूं, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मैं सूर्य हूं, और मेरे पास जितनी भी चीजें हैं वो सपोज मान लें कि वह प्लैनेट्स हैं,
सैटेलाइट्स हैं या और भी हमसे रिलेटेड वो बॉडीज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन हो गया, ये मान लीजिए कि ये मार्कर वगैरह से लेकर वो सारी चीज़ें, ये कपड़ों से लेकर सारी चीज़ें, ये सब मान लें कि ये सैटेलाइट्स हैं या मून्स हैं या प्लैनेट्स हैं। और मैं अगर सन हूं तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं जहां जहां जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको धारण किया हुआ हूं, तो ये सारी चीजें मेरे साथ जाएंगी। अक्सर आपने सुना होगा कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो आप जहां जहां जाते हैं आपकी परछाई, साया का मतलब परछाई, कुछ और ना समझें, तो यहां पर छाया, साया का मतलब परछाई होता है। तो आप जहां जहां जाते हैं आपकी शैडो, आपकी परछाई भी आपके साथ होती है। उसी तरीका से ये सूर्य जहां जहां जाएगा इसके साथ इसके परिवार के सभी सदस्य जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब 25 करोड़ वर्षों में हमारी जो मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा है, उसकी भी ये परिक्रमाएं कर लेती। दूसरी बात यहां पर ये है कि हम लोग यहां ये देख रहे हैं कि हमारी ये सब के सब क्या है, ये प्लैनेट्स। और मैंने शुरू में कहा कि हमारे ये सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ये प्लैनेट्स। इसमें मैंने ये बताया कि हमारे सोलर सिस्टम में एक तारा, दूसरा ग्रह, तीसरा उपग्रह और चौथा अन्य हेवनली बॉडीज। तो चूंकि मैंने तारों के विषय में कहा आपको, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्स के विषय में कहा कि स्टार कहलाने के लिए क्या जरूरी है। तो मैंने शुरू में कहा कि वह हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना हो। तारा कहलाने के लिए जो दूसरी शर्त है वो ये है जिसमें नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की घटनाएं होती हो। और तीसरी चीज कि जिसका अपना यानी ओन टेम्परेचर हो। और तीसरा जिसका अपना प्रकाश हो। तो ये अगर चारों चीजें किसी हेवनली बॉडीज में मौजूद हैं, देन इट इज कॉल्ड स्टार। उसको स्टार कहा जाएगा, उसको तारा कहा जाएगा। तो चूंकि ये सारी विशेषताएं हमारे सूर्य में मौजूद है, इसलिए उसको स्टार कहेंगे। लेकिन दूसरी बात की, ये जो मैं प्लैनेट्स की बातें बोल रहा हूं, ये जो मैं प्लैनेट्स की बातें बोल रहा हूं, ग्रहों की मैं बातें बोल रहा हूं, तो आखिर ग्रह कौन होंगे, किसे कहेंगे? तो ग्रह कहलाने के लिए यह जरूरी है कि उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला जिसका आकार कैसा हो, लगभग गोलाकार हो। कैसा हो? लगभग गोलाकार हो। लगभग गोलाकार हो, गोलाकार हो। दूसरा जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, यानी ग्रह कहलाने के लिए ये दूसरी शर्त हो गई। पहला तो जिसका आकार लगभग क्या हो, गोलाकार हो। दूसरा जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, ओन लाइट नहीं हो। तीसरा जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो। क्या करता हो? जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार्स करता हो। और इसमें जो चौथी बात है वो ये है जिसका अपना ऑर्बिट इंडिपेंडेंट हो, यानी जिसका अपना परिक्रमण पथ स्वतंत्र हो। अगर ये चारों विशेषताएं जिस हेवनली बॉडीज में ये पाई जाएंगी, वह आपको प्लैनेट्स कहलाएगा, वह आपको ग्रह कहलाएगा। अब देखिए कि जैसा इसमें बातें हैं कि जिसका आकार लगभग गोलाकार हो, इसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है इसमें लगभग। मैं तो चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था कि जिसका आकार गोलाकार हो, लेकिन मैंने इसमें लगभग शब्द का इस्तेमाल किया।
लगभग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वह पूरी तरह से गोल नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी दूर से देखने पर कुछ इस तरह से स्फेरिकल नजर आती है, गोलाकार नजर आती है, लेकिन हमारी पृथ्वी इस तरह से पूरी तरह से, ये जितने भी ग्रह हैं वो पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो किसकी तरह है? नारंगी की तरह। हमारी पृथ्वी की आकृति नारंगी की तरह है, जस्ट लाइक ऑरेंज है। लेकिन ज्यामिति में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह शब्द था हमारा जियोड। और इस जियोड के लिए जिस हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया उसका नाम है लधवक्षाकार या पृथ्वीयाकार। इसी को, लधवक्षाकार को पृथ्वीयाकार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जियोड का मतलब क्या होता है? जियोड का मतलब यह होता है कि हमारी पृथ्वी का अपने दोनों ध्रुवों पर धंसा हुआ होना, अपने दोनों ध्रुवों पर चिपटी हुई होना। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये देखें आप, मैं इसमें ये बता रहा हूं आपको कि ये कैसे हमारी पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पर धंसी हुई। तो एक्चुअली में हमारी पृथ्वी का शेप ऐसा है, अपने दोनों ध्रुवों पर, चूंकि यहां पर यह NP है, नॉर्थ पोल है, और यहां पर यह SP है, साउथ पोल, और अपने दोनों ध्रुवों पर यह धंसी हुई है। और यह धंसान 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, दोनों ध्रुवों को मिलाकर यह 43 किलोमीटर। यानी कि अगर हम लोग बातें करेंगे नॉर्थ पोल की तो यहां पर यह आपको 22 किलोमीटर यह धंसी हुई है, और साउथ पोल पर यह 21 किलोमीटर धंसी हुई है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 43 किलोमीटर ये होगा। अब रही बात कि हमारी जो पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी का एन एवरेज जो मास है, हमारी पृथ्वी का जो औसत द्रव्यमान है वह 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो हमारी पृथ्वी का औसत तापमान है। और इसी द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी के पास भी आकर्षण, और उसी आकर्षण के कारण चंद्रमा भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसी आकर्षण के कारण हमारे पृथ्वी पर जितने भी मकान, दुकान, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सब के सब इस पर मौजूद हैं, और सब के सब व्यवस्थित तरीके से हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण यहां पर इसकी मौजूदगी। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है। एक बात और आपको जानना चाहिए, यहां पर मैंने कहा कि यह हमारी अर्थ है, तो चूंकि हमारी पृथ्वी के धरातल से जब आप क्या करेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे, जब आप ऊपर जाएंगे या आप पृथ्वी के धरातल से इसके केंद्र में आएंगे, सेंटर में आएंगे, इन दोनों ही परिस्थितियों में स्मॉल g के वैल्यू में कमी आएगी। यानी इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगी, स्मॉल g के वैल्यू में कमी आएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण में कमी आएगी। यानी कि धरातल से जब ऊपर जाएंगे तो भी कमी आएगी, धरातल से केंद्र में जाएंगे तो भी कमी आएगी, और यहां तक कि पृथ्वी का जो केंद्र है, जो 6371 किलोमीटर की गहराई में है, 6371 किलोमीटर की गहराई में है हमारा ये सेंटर, यहां तो जब हम जाएंगे तो यहां स्मॉल g इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह शून्य हो जाएगा। तो मैंने देखा कि जब यहां से सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण में कमी आ रही है, सरफेस से सेंटर में जा रहे हैं तो भी कमी आ रही है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान मैक्सिमम कहां होगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मैक्सिमम मान कहां होगा। तो माय डियर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसकी जो वैल्यू होगी वो तो सरफेस पर होगी, पृथ्वी के सतह पर होगी। अब सतह पर कई पॉइंट्स हैं। सतह पर हमारा इक्वेटर भी है, सतह पर हमारा पोल भी है। तो आखिर उसमें कहां पर मैक्सिमम होगा। तो हमने देखा कि ये जो है हमारा ये 0 डिग्री इक्वेटर है। जब मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की मैं बातें करूंगा उसमें पूरे कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा कि ये इक्वेटर है, तो ओवरऑल सरफेस पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग सरफेस पर मिनिमम एंड मैक्सिमम की बातें करें तो मिनिमम यहां पर जी का वैल्यू होता। पृथ्वी के धरातल पर जो हमारा इक्वेटर है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसको 0 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं, वहां पर हमारी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। और जैसे जैसे यहां से हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण के मान में वृद्धि होती है। यानी स्मॉल जी में जो है यहां पर वृद्धि होने लगती है। इधर भी जाते हैं तो स्मॉल जी में वृद्धि होने लगती है। अब प्रश्न इस बात की है, क्वेश्चन क्या पूछा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इनमें से कहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता। अब तक आपने किताबों के पन्नों में पढ़ा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है। लेकिन उसमें जो ऑप्शन बनाया उसमें एक में बनाया पृथ्वी के केंद्र में, एक बनाया पृथ्वी के केंद्र में, तो यहां तो z=0 होता है, ये तो हरगिज नहीं होगा। दूसरा बनाया 0 डिग्री इक्वेटर पर। अभी मैंने कहा कि पृथ्वी के सतह पर जहां इक्वेटर है वहां गुरुत्वाकर्षण का मान सतह पर सबसे कम होता है। और तीसरा उसमें बना दिया क्या चीज, नॉर्थ पोल। और चौथा बना दिया साउथ पोल। लड़का यहां आके फंस जाता। यहां पर स्टूडेंट फंस जाता है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है, लेकिन यहां तो नॉर्थ पोल को अलग कर दिया और साउथ पोल को अलग कर दिया। उस स्थिति में इसका सही आंसर क्या होगा, देन आंसर इज नॉर्थ पोल। अगर दक्षिणी ध्रुव भी रहे उत्तरी ध्रुव भी रहे, उन दोनों ध्रुवों में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा वह उत्तरी ध्रुव पर होगा। बहुत ही स्लाइटली वेरिएशन होता है, लेकिन साउथ पोल की तुलना में नॉर्थ पोल पर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक एलिमेंट्स भी होते हैं। और चूंकि ये गहराई है जिसकी वजह से इसके आउटर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सरफेस का, वह इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और सम्मिलित रूप से सबको खींचता। तो जब इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा इसमें मैं बहुत ही डिटेल्स में जाने वाला हूं। तो मैंने कहा कि चूंकि हमारी ये पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी भले ही देखने में ये गोलाकार दिख रही है, लेकिन ये गोलाकार उस तरह से है नहीं, बल्कि दोनों ध्रुवों पर चिपटी हुई है। और उसी चिपटापन के कारण इसको जियोड कहते हैं। यानी ये धसान 43 किलोमीटर है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कहा कि ग्रह कहलाने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें पहला ये है कि जिसका आकार लगभग गोलाकार हो। इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग किया। इसलिए मैंने यहां पर लगभग शब्द का यहां पर प्रयोग किया, क्योंकि यह लगभग में ही है, क्योंकि पूरी तरह से वह गोल नहीं। दूसरी बात कि जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, यानी वह हेवनली बॉडी जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, तो वो भी हमारे ग्रहों की श्रेणी में आएंगी। अब देखेंगे कि जितने भी आप देख रहे हैं कि चाहे कोई भी प्लैनेट्स हो, यहां से शुरू कीजिए, ये मरकरी हो गया, ये वीनस, उसके तरफ बात जो है कि हमारी अर्थ वगैरह जो भी प्लैनेट्स हैं, तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनमें से किसी के पास स्वयं की लाइट नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं। क्यों नहीं भाई खुद का प्रकाश? क्योंकि ये सब हमारे 8 ग्रह जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बना हुआ है। और जब नहीं बना हुआ है तो उसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं नहीं होंगी, और नाभिकीय संलयन की क्रियाएं नहीं होंगी तो उसमें क्या होगा, अपना टेम्परेचर नहीं होगा, अपना प्रकाश नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने ग्रह हैं उसमें अपना प्रकाश नहीं होता। तीसरी बात
कि जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो। मैंने शुरू में बताया कि जितने भी हमारे ग्रह हैं वे सब के सब तारे की परिक्रमा कर रहा है। देखिए हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है। देखिए इसकी रोशनी जो है इस तरह से कैसे निकल रही है, और आपने देखा है कि ये जो रोशनी है कुछ इस तरह से निकलती है हमारे सूर्य से, और ये बाहर की तरफ एक मुकुट की तरह दिखता। क्या दिखता है? यह एक मुकुट की तरह दिखता है, और इसी मुकुट को कोरोना कहा जाता है। इसी मुकुट को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि कोविड-19 के दौरान जो वैश्विक महामारी आई थी कोविड-19, तो उसका नाम रखा गया था कोरोना, और वह कोरोना शब्द इसी सूर्य के मुकुट से लिया गया था, क्योंकि उस वायरस का जो शेप था इसी की तरह ऊपर से कंटीला था, मुकुट के समान था। तो मैंने देखा कि ये सब के सब जो है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये सब के सब इस हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? ये परिक्रमा कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि ग्रह कहलाने के लिए जरूरी है जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, एंड सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। यानी सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम तारा है, यानी उसकी जो दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर है। इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में, देखिए हमारी पृथ्वी यहां पर है, इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यानी 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। जबकि जो दूसरा सर्वाधिक निकटतम तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दिस इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। यह हमारी पृथ्वी से दूसरा सर्वाधिक नजदीक का तारा। अब सोचिए कि ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये दूसरा सर्वाधिक नजदीक का तारा है, और इतना ये नजदीक है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वह है 4.3 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स 4.3 प्रकाश वर्ष, कहीं कहीं 4.2 प्रकाश वर्ष भी लिखा रहेगा, लेकिन 4.3 लाइट ईयर्स इसकी दूरी है। कहां से? हमारी पृथ्वी से। और वैसे भी माय डियर आपको पता है कि ये जो लाइट ईयर्स होता है यह दूरी मापने का एक यूनिट होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यह एक यूनिट होता है लाइट को मापने के लिए। तो चूंकि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, इसका मतलब यह होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब सोचिए कि जो प्रकाश होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश की चाल होती है। लाइट स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1,86,000 माइल्स। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। तो सोचिए कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो सोचिए कि एक दिन में कितना, एक साल में कितना। तो वह प्रकाश जब एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो भाई ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये लगभग 52 जो हमारा क्या होता है, महीना होता है। यानी लगभग 52 महीने में, 52 मंथ्स में उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, यानी 4.3 लाइट ईयर्स में। यानी यहां से प्रकाश प्रॉक्सिमा सेंचुरी से हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 52 महीने का समय लगता है, और ये हमारा सेकेंड नियरेस्ट स्टार। सोचिए कि ये कितना दूर है भाई। और हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे यूनिवर्स में जो तारे नजर आते हैं वे तारे इतने दूर हैं कि जब से वे तारे बने हुए हैं तब से उनकी लाइट चल चुकी है, लेकिन आज तक वह लाइट रास्ते में। इसलिए आपको पता है कि कल्पना चावला जो हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी और वो नासा में ज्वाइन की,
और जब वो अंतरिक्ष में गई तो उसने अपना अंतिम जो मैसेज वहां से भेजा था, उसने ये लिखा कि जब मैं करनाल की स्कूल में थी तो मेरे एक शिक्षक अक्सर कहा करते थे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी। तो कल्पना चावला ने लिखा कि जब मैं उस करनाल के स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी। लेकिन जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, अंतरिक्ष में पहुंची और जब वहां से उन्होंने तारों को देखा तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी से ये तारे मुझे जितने दूर नजर आते थे, यहां आने के बाद भी ये उतने ही दूर नजर आ रहे हैं। इसलिए यकीनन वो बातें बिल्कुल सच थी कि सितारों से आगे जहां और भी। आप चलते जाइए लेकिन बढ़ते जाइए, लेकिन वो तारे जितने टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं वैसे ही आपको टिमटिमाते हुए अंतरिक्ष में कितना ही दूर जाएंगे तो वैसे ही नजर आएंगे, क्योंकि वो हमसे अनंत दूरी पर हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर। इसलिए ये सेकंड हमारा नियरेस्ट स्टार है। लेकिन जो ज्ञात तारे हैं, जिन तारों के बारे में हम लोग जानते हैं, उनमें साइरस एक ऐसा स्टार है जो मोस्ट सनशाइन है, सबसे चमकीला है। लेकिन हमारा जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से इतना नजदीक है जिसकी वजह से हमको वह बहुत बड़ा नजर आता है और उसी प्रकाश से हम सब के सब प्रकाशित रहते हैं। तो मैंने यहां पर यह कहा कि ये ग्रह कहलाने के लिए ये 3 एस्पेक्ट थी, और चौथा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ग्रह कहलाने के लिए जरूरी है कि सभी ग्रहों के, सभी प्लैनेट्स का अपना ऑर्बिट इंडिपेंडेंट हो, अपना परिक्रमण पथ पूरी तरह से स्वतंत्र हो। आपको पता होगा कि पहले हमारे पास ग्रहों की कुल संख्या 9 हुआ करती थी। पहले हमारे पास ग्रहों की कुल संख्या 9 हुआ करती थी, और वह जो 9वां ग्रह हुआ करता था वह हमारा प्लूटो था। लेकिन जब 2006 में एक यूरोपियन देश है चेकोस्लोवाकिया, जिसकी राजधानी प्राग है, उस प्राग में भौतिक शास्त्रियों का सम्मेलन चल रहा था और उसी में ग्रहों को नए सिरे से परिभाषित करने की बातें थी। और ग्रहों को जो परिभाषित किया गया उसमें ये चौथी बात जोड़ी गई कि ग्रह कहलाने के लिए जरूरी है कि जिसका अपना ऑर्बिट इंडिपेंडेंट हो, जिसका अपना ऑर्बिट पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वही ग्रह कहलाएंगे। तो देखा गया कि भैया ये तो जो प्लूटो है, तो प्लूटो यहां से आ रहा है ठीक ठाक, ये प्लूटो है, और यहां से आ रहा है और यहीं से शॉर्टकट मार रहा, यानी कि वह नेपच्यून के ऑर्बिट में प्रवेश कर जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दूसरे के ऑर्बिट में क्रॉस कर रहा है तो ये किसी भी हिसाब से ग्रह कहलाने की श्रेणी में नहीं आ सकता है। यही वजह है कि 2006 में उस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और हमारे पास आज के डेट में टोटल नंबर ऑफ जो प्लैनेट्स बच गए वह 8 बच गए, क्योंकि प्लूटो का अपना ऑर्बिट इंडिपेंडेंट नहीं था, बल्कि वह नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाता था। इस वजह से तो मैंने कहा कि ये ग्रह कहलाने के लिए ये जो चारों चीजें थीं ये निहायत ही जरूरी थी। अब रही बात कि जितने ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, आप देखेंगे कि उन ग्रहों का अपना जो ऑर्बिट होता है, जैसे कि ये हमारा सन, ये हमारा सन हो गया, और ग्रहों की ये ऑर्बिट है। देखो माय डियर, ऐसे ये ग्रहों की ये ऑर्बिट, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये इनकी ऑर्बिट, क्या ये ऑर्बिट आपको पूरी तरह से गोलाकार है? तो जी नहीं, बल्कि यह जो ऑर्बिट है, सपोज मान लीजिए कि यहां पर हमारा ये मरकरी है, तो इसका ऑर्बिट दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल पाथ है। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं उनका ऑर्बिट जो होता है वो कैसा होता है, तो उनका ऑर्बिट जो होता है इलिप्टिकल शेप होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। यही वजह है कि जो भी प्लैनेट्स होता है या जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो कभी उसमें अपसौर की घटनाएं होती है, कभी उपसौर की घटनाएं होती है, जिसको अपहेलियन एंड परिहेलियन कहते हैं। तो ये इनका ऑर्बिट है। और जो ग्रह, जैसे हमारा ये मरकरी है तो सबसे नियरेस्ट है,
तो जो ग्रह हमारे सूर्य से या तारों से जितना नजदीक होता है वह सूर्य के चारों तरफ उतनी ही तेज गति से परिक्रमा करता। और एक बात आप जान ले कि दो ऐसे ग्रह हैं, एक का नाम है वीनस और दूसरे का नाम है यूरेनस। एक का नाम है वीनस और दूसरे का नाम है यूरेनस। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी इनके घूमने की जो दिशा है वह आपको पूरब से पश्चिम की ओर है। ये दोनों ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि जो रेस्ट ऑफ 8 में 6 प्लैनेट्स हो गए, जिसमें कि मरकरी शामिल है, जिसमें आपकी हमारी अर्थ शामिल है, उसमें हमारा मार्स भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है एंड नेपच्यून भी है, तो वे ग्रह हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह जो है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। और क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि यह पूरब से पश्चिम की दिशा में। यही वजह है कि हमारे 8 ग्रहों में ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता। ये दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर सनराइजिंग कहां होता है? पश्चिम में होता है, और यहां पर सनसेट जो है वह पूरब में होता। जबकि हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय होता है पूरब में, बुध पर सूर्योदय पूरब में, लेकिन इन दोनों पर कहां होता है सूर्योदय? पश्चिम की दिशा में। क्यों? क्योंकि इनके घूमने का डायरेक्शन जो होता है ये क्लॉकवाइज है, यानी ये पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते। और चूंकि केपलर महोदय ने कहा, बहुत बड़े फिजिक्स के विद्वान थे केपलर साहब, उन्होंने कहा कि जो ग्रह किसी तारे से या सूर्य से जितना नजदीक होंगे उनके घूमने की जो गति होगी उतनी ही अधिक होगी, और जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी सूर्य से, उसके घूमने की गति कम होती जाएगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से दिए गए जो ग्रह हैं उनमें सबसे तेज गति से कौन घूमता है, सूर्य के चारों तरफ सबसे तेज गति से परिक्रमा कौन करता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा करेगा हमारा मरकरी यानी बुध। और सबसे धीरे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा होगा? जो सबसे लास्ट में होगा यानी नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे धीरे धीरे घूमेगा। तो इसी कंसेप्ट पर बाकी इंफॉर्मेशन को भी आपको याद कर लेना पड़ता। और इनका जो दीर्घवृत्ताकार जो शेप है, इलिप्टिकल जो पाथ है इनका, तो उस हिसाब से जो है कि हम लोग देखते क्या है कि ये लगातार जो है कि उसी पर ये घूमते रहते हैं। इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो ग्रह हैं, तो ग्रहों की घूमने की गति के मुताबिक उनका क्रम क्या होगा, ग्रहों के रंग के मुताबिक उनका क्रम क्या होगा, या और भी हमारे ग्रहों से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसकी चर्चा हमारी होगी नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।